गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज मैं क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ साइंस का। और आज इस साइंस के मॉडल पेपर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, जिसमें कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए में जो है कितने क्वेश्चन है? टोटल 7 क्वेश्चन है। और सेक्शन बी में 1 2 3 4 5, इसमें भी 7 या 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज डील करने वाले हैं, मतलब इसके बारे में समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये जो आने वाला जो एग्जाम है 9 क्लास का 5 तारीख को है ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये जैक बोर्ड का है। पर मैंने आज जो है सारा सोल्यूशन, बहुत सारा डिमांड हो रहा था कि भैया इंग्लिश में बनाइए, इंग्लिश में भी डालिए, तो मैं आज जो है ना सारा सोल्यूशन इंग्लिश में बनाया हूँ। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो एक्सप्लेन करूँगा, आप मेरे बोलने वाला जो मतलब जो बोलने का तरीका है, उसको आप क्या कर सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जो बताऊँगा, हालांकि मैंने इस सॉल्यूशन को मैंने पूरा पूरा इंग्लिश में बनाया है। ठीक है, लेकिन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो आज की वीडियो शुरू करते हुए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना। उसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है सेक्शन ए में कि शक्ति का एसआई मात्रक लिखे तथा उसे उसे परिभाषित करें, यानी कि राइट एसआई यूनिट ऑफ पावर एंड डिफाइन इट। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन हम लोग को। तो शक्ति होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक है, तो मैंने आज सारा जो है, मैंने किसी कॉपी में नहीं लिखा, मैंने सारा का आज सारा पूरा टाइप करके मैंने लिखा है। ठीक है, पूरे पूरे मैंने टाइप करके बना लिया है सारा का सोल्यूशन। तो मैंने पहला क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है, जेक मॉडल पेपर क्लास 9 साइंस। ठीक है, इसमें मैंने पहला क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, ये सेक्शन ए का है। ठीक है, गड़बड़ाइएगा नहीं। तो इसका मैंने आंसर दिया द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, यानी कि हिंदी में अगर मैं कहूँ तो हिंदी वालों के लिए कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। ठीक है, अब इसका परिभाषा सुनिए ना, डिफिनेशन। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी कि वर्क डन क्या होता है, कार्य, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हुआ। ठीक है, अब इस कार्य को करने में जितना समय लगता है, किसी भी काम को करने में जितना समय लगे, या फिर किसी एनर्जी को, मतलब कोई भी एनर्जी है, जितना टाइम में वो खर्च होता है उसी को पावर बोलते हैं। वो दूसरे लैंग्वेज में होता है, लेकिन वर्क डन का जो डेफिनेशन ये क्लास 9 के अंदर के है। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य को करने में लगने वाला समय। ठीक है, किसी प्रति इकाई टाइम में कार्य को करने में लगा गया समय, उसी को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, उसको पावर कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे फॉर्मूला से दिखाया हुआ है। यहाँ पे P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, ये मैंने दिखाया, मतलब पावर जो है P से क्या है, ये पावर है, W से वर्क डन, T से टाइम। या फिर आप हिंदी वाले, हिंदी मीडियम जो होते हैं, जैसे जैक बोर्ड के हैं, वो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P से मतलब शक्ति, W से मतलब कार्य, और ये T से समय। ठीक है, T से मतलब टाइम। तो वर्क डन, शक्ति जो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि शक्ति को, मतलब अगर एक्सप्लेन किया जाए तो क्या हम बोल सकते हैं, किसी भी कार्य को करने में लगा हुआ जितना एक प्रति इकाई में किया गया कार्य, या फिर प्रति इकाई समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या है एसआई मात्रक इसका, वाट। ठीक है, हिंदी में इस तरह लिखेंगे, वाट। ठीक है, शक्ति का सही मात्रक वाट। चलिए, ये क्वेश्चन के बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेक्शन ए का। तो क्या लिख रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि आवृत्ति को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए, यानी कि डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। मतलब फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना, या तो हो सकता है साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी होता है, लाइट वेव का भी फ्रीक्वेंसी हो सकता है, किसी के बारे में डिफाइन करना है। ठीक है ना, डिफाइन करना है फ्रीक्वेंसी को। आइए इसका आंसर जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फ्रीक्वेंसी में मैंने क्या लिखा है कि द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि जितना भी कंपन करने में जो टाइम है। ठीक है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई भी एक वाइब्रेशन है किसी भी चीज का, लाइट वेव का हो, वो एक अच्छा, एक ही वे में, एक अच्छा वे में प्रोपेगेट करता है वो लाइट। ठीक है, तो उस वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी कि किसी भी, कोई भी कंपनों, प्रति इकाई में, प्रति सेकंड में कंपनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये 9 क्लास के हिसाब से है। ठीक है ना, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है ना, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि किसी भी, कोई भी एक कंपन है। ठीक है, कंपन,
कंपन मतलब वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, कंपन, जैसे कि ठीक है ना, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है, तो उसका अगर फ्रीक्वेंसी पता करना चाहेंगे तो हमको पहले क्या मतलब क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जो कि किसी टाइम में कितना बार वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ या फिर कोई भी वस्तु कितना एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट समझ लीजिए क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ठीक है। HZ इसको लिखा जाता है हर्ट्ज के नाम से है, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट रखा गया हर्ट्ज, ठीक है। ये याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, आवृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर का मान होता क्या है, ठीक है। अवोगाड्रो नंबर का मान क्या होता है, आइए जानते हैं अवोगाड्रो नंबर का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अवोगाड्रोज नंबर। अवोगाड्रो में तो समझ रहे हैं, जो मोल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये होता है अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू, यानी किसी भी पदार्थ का एक कण कितना होता है, एक मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कण होता है, ठीक है। किसी भी पदार्थ का एक मोल कितना बराबर होता है, एक मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या फिर कण। यही इसका क्या कहलाता है, अवोगाड्रोज नंबर कहलाता है, ठीक है। ये अवोगाद्रो के नाम पे रखा गया है, ठीक है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोलर मास, कि आप मोलर मास से क्या समझते हैं, मतलब क्या इसका परिभाषा है, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर मास। आइए 4 नंबर का आंसर भी समझ लीजिए, क्या मैंने लिखा है 4 नंबर का आंसर। हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि मोलर मास, देखते जाइएगा, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे मोलर मास इज द मास, ठीक है। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि अगर हिंदी मीडियम में आप लिखना चाहेंगे तो हिंदी में इसको कैसे कह सकते हैं कि किसी के भी आणविक द्रव्यमान जो होता है, मोलर द्रव्यमान, वो किसी पदार्थ का 1 मोल मास के बराबर होता है। यानी कि जो मोलर मास जो होता है किसी भी पदार्थ का 1 मोल के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। यानी मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ये क्या है, मोलर द्रव्यमान जो है, मतलब जो आणविक द्रव्यमान जो है, वो किसी सब्सटेंस का एक ऐसा मास है जो कि कितना होता है 1 मोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे और भी लिख रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, या तो एटम्स हो गया, या तो मॉलिक्यूल्स, या फिर आयंस, या फिर पार्टिकल्स, इज दैट क्वांटिटी इज नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स मास इन ग्राम, ठीक है। यानी कि बोल रहा है कि किसी भी स्पीसीज का 1 मोल का एक ऐसा क्वांटिटी बोल सकते हैं कि जिसका नंबर जो होता है ना, जिसका मास होता है नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स मास इन ग्राम्स। मतलब कि अगर कोई मान लो एक मॉलिक्यूल है बना हुआ, जैसे O2 है या फिर H2O है, वाटर है, ठीक है। H2O है वाटर। तो इसका जो है, सिर्फ इसका बात करें तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा 1 × 2। 1 क्या है, इसका आणविक एटॉमिक मास है, ठीक है। एटॉमिक मास है 1। अब अगर 2 मॉलिक्यूल्स कब बनता है, जब 2 एटम्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने एटम है, 2 एटम है। 2 एटम मिले हैं तो H2O, तो दोनों मिलके क्या बनाया H2O। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। यानी अगर इसका बात करें तो 1 × 2 प्लस मोलर मास को हमेशा जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 0 ऑक्सीजन है, 0 नहीं है, सॉरी। ऑक्सीजन को जो है, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, इसका एटॉमिक नंबर का डबल यानी एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पे 16। अगर यहाँ पे O2 रहता, H2O2 रहता, तो ये क्या बन जाता, इसका जो होता है ये कितना हो जाता है कि 16 × 2 यानी 32 हो जाता है। मतलब जितना भी मॉलिक्यूल्स बनेगा उसको उतना से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, किसके साथ, उसके एटॉमिक नंबर या मास नंबर के साथ, ठीक है। ये इसमें बताया जाता है, मोलर मास को यही एक डिफिनेशन के तौर पे माना जाता है, ठीक है। ये बताया चाह रहा हूँ मैं। तो अगर मैं वाटर का बोलूँ तो वाटर का कितना निकलेगा, हाइड्रोजन का 2। इसका मोलर द्रव्यमान निकालना चाहेंगे कितना निकलेगा, हाइड्रोजन का 2 यानी 1 × 2। 1 क्या है, एटॉमिक मास है, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास। अगर ये दोनों जोड़ेंगे कितना होगा, 16 और 2 18। H2O का कितना मोलर मास होता है 18, ठीक है, 18 ग्राम।
चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मोलिक्यूल्स मास इन ग्राम्स, ठीक है। मोलर मास को कैपिटल एम से दिखाया जाता है, बड़े से एम से दिखाया जाता है मोलर मास को, ठीक है। आइए, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसको हिंदी में भी लिखना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है वाला बात है। आज मुझे डिमांड काफ़ी मिल रहा था तो मैंने इंग्लिश में बना दिया, ठीक है। वैसे मैं हिंदी में भी बना दूंगा। उसके बाद 5 नंबर पूछ रहा है कि केनाल किरणें क्या है, व्हाट इज केनल रेज, ठीक है। केनाल रेज पूछ रहा है क्या है, व्हाट इज केनाल रेज। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या मैंने लिखा है। हाँ, ठीक है, 5 नंबर के
अब आइए सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। ये जो होता है 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का होता है, जो 5 आपको 5 अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 5 ही क्वेश्चन बनाना है इसमें से। अगर 7 दिया हो तो 7 को पूरा नहीं बना दीजिएगा, 5 ही बनाइएगा, ठीक है ना। आइए जानते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करना है, क्या होता है गतिज ऊर्जा। आइए जानते हैं सेक्शन बी का आंसर, ठीक है। ये सेक्शन बी है, यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से बनाया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब कि किसी भी वस्तु का उसके मोशन के द्वारा जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा निकलती है या पोसेस्ड होती है, पोसेस्ड मतलब निकलना, या फिर किसी के मतलब उसी के कारण वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है या फिर निकलता है। एनर्जी प्रोड्यूस ने मतलब जो एनर्जी निकलता है, ठीक है, या फिर उसके अंदर स्टोर होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि गतिज ऊर्जा उसको कहा जा सकता है जब किसी वस्तु को उसका एनर्जी जो होता है किसके द्वारा मतलब प्राप्ति हो, किसके द्वारा, उसके गति के द्वारा, मतलब मोशन के द्वारा, ठीक है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब कि किसी वस्तु या फिर पिंड के उसके मोशन के द्वारा जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी जो निकलती है या बनती है, उसी को क्या कहा जाता है, काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है, ठीक है, या फिर गतिज ऊर्जा। मैथमेटिकली जो है, मतलब गणित के हिसाब में इसको अगर डिफाइन किया जाए तो किस तरह करेंगे, इट इज गिवन बाय के, ठीक है, इसको मैथ में के तौर पे लिखा जाता है। रुकिए, कैसे लिखते हैं इसको मैथ में, देखिए इसको इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, के मतलब के से काइनेटिक, ई से एनर्जी, बराबर होता है, ई किसके इक्वल होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल होता है, काइनेटिक गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो इसको कैसे कहा जा सकता है, वेयर m क्या होता है, जहां पर m क्या होता है, मास होता है, यानी कि द्रव्यमान किसी वस्तु का, और v क्या होता है, वेलोसिटी। देखिए जो जैक बोर्ड वाले हैं वो टेंशन मत लीजिएगा, अगर मैं इंग्लिश में लिखा है इसका मतलब ये समझिएगा, ये मत सोचिएगा आप लोग कि मतलब हम कैसे हिंदी में लिखेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया इंग्लिश में भी बनाइए, इसलिए मैंने वीडियो इंग्लिश में बनाना आज शुरू किया, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है इसमें बोल रहा है कि m क्या है, m जो है मास मतलब द्रव्यमान, v से वेलोसिटी मतलब उसका वेग किसी ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। दस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, कहाँ पे करता है, इस सूत्र से बताइए, एक बात बताइए, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर था, यही था ना। तो इसमें बताइए ये जो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी है, मतलब गतिज ऊर्जा, किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऊर्जा बल लगाना पड़ेगा उसको वेलोसिटी करने, और जिसका जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, मतलब वेग होगा जितना ज़्यादा किसी बॉडी का, उतना ही उसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो इसका दो कारण कौन है, किसी भी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी किस बातों पर डिपेंड करता है, उसके मास पे, मतलब उसके द्रव्यमान पे, और उसके वेग पे यानी वेलोसिटी पे, ठीक है, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। आइए जानते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोल रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करें, ठीक है। तरंग क्या हो तो समझ लीजिए, डिफाइन लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ये दोनों को डिफाइन करना है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग को। इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये देखिए, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब कि अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, द मीडियम और द चैनल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेव, यानी कि यहाँ इसका जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है, मतलब जिस डायरेक्शन में चलता है अनुदैर्घ्य तरंग किसी मीडियम में, वो क्या होता है, उसके डायरेक्शन के, उस वेव के डायरेक्शन, मतलब ये जो वेव है, मान लो ये वेव बन रहा है, इसी के सीधे जिस तरह इधर ही अगर चल रहा है तो इसी डायरेक्शन में ये भी वेव चलेगा, ठीक है। ये किस में होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग में, ठीक है। हेयर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, उसके बाद हेयर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फोर्सेस अदर पार्टिकल्स टू वाइब्रेट, यानी कि ये जो मूवमेंट है
किसी भी वेव, ये जो वेव है ये ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है, वेव बता रहा है। इसका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इस वेव जो कर रहा है मूवमेंट, ठीक है, मतलब इसका जो मीडियम है जिस डायरेक्शन में है ना, उसी डायरेक्शन में ये वेव भी मूव कर रहा है, ये बता रहा है इसमें, ठीक है। और इसका जो मूवमेंट, ये जो पार्टिकल्स को लेफ्ट टू राइट, मतलब इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट, इसको मूवमेंट करने में मदद कर रहा है। और इसको फोर्स दे रहा है, किनको दे रहा है, फोर्स कर रहा है, किनको फोर्स कर रहा है मूवमेंट में, कि पार्टिकल्स तुम वाइब्रेट करो, मतलब वाइब्रेट करने बोल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो एक मीडियम है, कोई एयर मीडियम है, मान लो एयर मीडियम है, ठीक है, एयर मीडियम, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स है, छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स है। तो एक बात बताइए, जब ये जब ये वेव यहाँ से पास होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव अगर निकलेगा, तो क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में मीडियम है, जहाँ पे जिस तरफ मीडियम है, ठीक है, तो वो अपने मीडियम के सेम डायरेक्शन में मूव्स करता है, ये वेव जानते हो तुम लोग, ठीक है ना। ये वेव अपने मीडियम के सेम डायरेक्शन में मूव करता है, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो क्या करेगा, जब ये मूवमेंट करेगा तो अपने वेव्स, इसके बहुत सारे जो पार्टिकल्स हो गए इसके अंदर, मतलब बहुत सारे जो कण हो गए, उसको क्या करेगा, ये धकेलेगा, फोर्स करेगा, किस क्या चीज करने के लिए, वाइब्रेट करने के लिए, यानी इसको कंपन करने के लिए उसको बोलेगा, ठीक है, ये वेव बोलेगा उसको, तभी वो कंपन करेंगे और इसी तरह वेव आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे चित्र में दिखाया, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में, ठीक है, ये मैंने दिखाया है, इस तरह होता है कुछ, ये इस तरह होता है, अपने सेम डायरेक्शन में चलता है, जिधर इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसी डायरेक्शन में ये चलते हैं, ठीक है, ये बता रहा है इसमें। आइए जब इसके बाद जानते हैं, इसके बाद जानते हैं हम लोग, इसके बाद है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव मतलब अनुदैर्ध्य तरंग। देखिए यहाँ से है शुरुआत, इन अ ट्रांसवर्स वेव द मीडियम और द चैनल मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। यानी कि जो मीडियम होता है, यानी ये जो वेव होते हैं अपने मीडियम के क्या होता है, परपेंडिकुलर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रहा है चित्र में, मान लो ये वाला जो है इसका मीडियम है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपने अपने मीडियम के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, अपने अपने मीडियम के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। देखिए अगर इसको, अगर यहाँ पे एक हम ड्रॉ करें लाइन, तो ये क्या कर रहा है, ये जो इसका मान लीजिए मीडियम में है, तो ये क्या कर रहा है, इस तरफ एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, इस तरह चल रहा है। तो यहाँ पे इसका अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो दिख रहा है हमको 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर के तौर पे अपने मीडियम के साथ चल रहा है, ठीक है, डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, यानी लंबवत डायरेक्शन में ये मोशन करता है। कौन सा वेव, ट्रांसवर्स वेव। बस यही दोनों एक फर्क है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं यानी अनुदैर्ध्य तरंग जो होते हैं वो अपने मीडियम के साथ क्या करते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं, और जो ये वेव होता है ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग, ये इसका जो मीडियम होता है, इसके जो वेव है, जो वेव है, डायरेक्शन ऑफ वेव, मतलब जिस वेव में, जिस दिशा में इसका जो वेव है, मतलब तरंग जो है जिस दिशा में ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, उसका ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये दो मेन डिफरेंस होते हैं इसके। आइए इसके बाद जानते हैं इसका आगे का क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, मोल में बदलें, ठीक है, मोल में बदलें, किसको बदलना है, मोल में बदलें। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को, यानी 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस एंड 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आइए इसका आंसर देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इसका आंसर, यहाँ पे मैंने इसका आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने लिखा है पहला, गिवन दैट मास ऑफ O2, मतलब ग्राम में दिया हुआ है, तो गिवन मास दिया हुआ है ना, मतलब दिया हुआ मास है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है ना, मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला मैंने बहुत पहले भी बना चुका हूँ, इससे पहले मैं साइंस वीडियो इसको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए उसको भी, ठीक है। तो गिवन मास मतलब दिया हुआ मास, दिया द्रव्यमान, किसी पदार्थ का दिया हुआ द्रव्यमान, और उसके जो मोलर मास होता है उसको अगर भागा कर दे तो क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता है, ठीक है, क्या निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स। आगे आगे
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। कैलकुलेट मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर। इसमें मास निकालना है, मतलब गिवन मास जो होता है ना उसी फॉर्मूला से निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? 10 मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब निकालना है मास ऑफ वाटर यानी H2O। तो क्या करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने दिया था, मतलब जो फॉर्मूला था इसका नंबर ऑफ मोल्स का, क्या था? नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या था? गिवन मास, मतलब दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर मास। तो क्या करें, अगर हमको गिवन मास निकालना है तो मोलर मास और मोल को अगर गुना कर दिया जाए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इंटू कर दें, तो क्या हमको ये वाला पता चल जाएगा? मास ऑफ H2O निकल जाएगा ना, आराम से निकल जाएगा। ये फॉर्मूला देख लीजिए, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर मास अगर निकालेंगे वाटर का, मैंने पहले बताया कैसे निकाले मोलर मास। तो इसका क्या निकलेगा? 18, और कितना नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ? 10। तो 10 अगर ये दोनों को अगर गुना कर देंगे तो क्या निकल जाए? 180 ग्राम वाटर का द्रव्यमान होगा। ठीक है, मोल इसका द्रव्यमान होगा। चलिए इसके बाद जो है 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोला उदाहरण के साथ परिभाषित करें। डिफाइन संयोजकता वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी को दिखाना है एग्जांपल के साथ। व्हाट इज वैलेंसी एंड व्हाट इज आइसोबार? व्हाट इज आइसोबार? चलिए इसका देखते हैं आंसर। मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि वैलेंसी, ठीक है, it is the ability of an atom to gain or lose electron in order to achieve the noble gas configuration। यानी कि किसी भी एटम, ठीक है, किसी भी परमाणु का उसका संयोजकता वह होता है कि जब वो कोई इलेक्ट्रॉन को या तो मतलब किसी से ले ले या फिर लूज कर दे, मतलब उसे छोड़ दे अपने से। ठीक है, एक टेंडेंसी होता है, किसी भी एबिलिटी होता है एटम का कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या तो गेन करे। पर कब? ये किस लिए करता है? क्योंकि वो अपना ऑक्टेट रूल जो होता है 8 को, मतलब नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले, इसीलिए ये ऐसा करता है। ठीक है, ये बताता है इसमें, अपना ऑक्टेट को पूरा कर ले, इसीलिए अपना, मतलब कोई भी एटम जो होता है उसका संयोजकता वह होता है, संयोजकता किसी एटम का वह मतलब क्या बोलेंगे, मान होता है जब कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन या फिर किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या तो गेन कर ले, या तो पा ले या तो उसे छोड़ दे। तो उसमें और किस लिए करते हैं ये सब? ये किस लिए करता है? ये करता है अपने आप को स्थापित, मतलब स्टेबल करने के लिए, मतलब नोबल गैस वाले, मतलब 8 ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए करते हैं। तो वही उसका टेंडेंसी होता है। जैसे कि सोडियम है, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया है, एग्जाम्पल में है सोडियम। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? सोडियम Na होता है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11 होता है। अब 11 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसका, तो कितना होगा? 2 8 1। तो इसका ये जो होता है एक जो है, ये क्या है? ये 8 तो पहले फुलफिल है ऑर्बिटल दोनों। ठीक है, एक क्या है? इसका संयोजकता कहलाएगा, कितना? +1 हो जाएगा इसका संयोजकता। ठीक है, ये हो जाएगा इसका संयोजकता। उसी तरह कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम। ठीक है, क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का अगर देखें Ca, कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, कैल्शियम का 2 8 8 2 2 8 10 10 8 18 18 2 20। यहाँ तक इसका अपना ऑक्टेट रूल पूरा है। यानी ये जो एटम्स होते हैं ना, ये सब जो ऐसे वाले होते हैं, ये सब किसी को दे सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो कितना दे सकता है? 2 दे सकता है। तो यही 2 इसका, क्या मैंने बोला था, इसका दे सकता है या तो ले सकता है। अगर मान लो दूसरा का बात करें, जैसे क्लोरीन का बात करें, मान लो क्लोरीन कितना होता है इसका? 17। इसको लिखेंगे 2 8 7। अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन बाकी है फिल होने के लिए, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो अगर एक बाकी है तो एक किसी से लेगा, तो कितना ले रहा है? 1 ले रहा है। किस चीज़ के लिए? अपना आप को पूरा करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। तो यही एक जो होगा ना इसका -1, क्या होगा? इसका वैलेंसी होगा। आइए आइसोबार को समझते हैं। आइसोबार आर डिफाइंड एज, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आइसोबार यानी संभारिक क्या होता है? आइसोबार आर डिफाइंड एज द एटम्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब कि किसी एटम का अंदर का जो न्यूक्लियस में जो चीज़ें होती है, जैसे कि न्यूक्लियॉन किसको बोला जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक है, जितना प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसी को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है, तो आइसोबार्स आर डिफाइंड एज द एटम्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब कि संभारिक किसी एटम्स का वह होता है जो, मतलब जिसका जो न्यूक्लियॉन्स का नंबर जो होता है, मतलब कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होता है उस एटम में सेम हो। ठीक है, आइसोबार्स ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, मतलब कि संभारिक जो होता है ना, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का क्या होता है?
मतलब अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है। परमाणु नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, परमाणु संख्या अलग अलग होता है, लेकिन उसका जो है ना मास नंबर सेम होता है, मतलब एटॉमिक मास सेम होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल में, जैसे कि सल्फर है, ठीक है, कोई एक ऐसा सल्फर है जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40 है। इसका क्लोरीन का भी जैसे एक में आता है 40 है, ठीक है, एक होता है 40 है, एक होता है 40 है, कैल्शियम का भी 40 है, आर्गन का भी 40 है। तो आप सोचिएगा सर 18 आर्गन का होता है, 18 दूनी 36 होना चाहिए, तो 40 कैसे हो गया? तो मैंने क्या बोला कि जिसका अगर एटॉमिक मास सेम हो बट उस एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, बट मास नंबर, मतलब जिसका एटॉमिक मास सेम हो बट उसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उसी को बोला जाता है ना आइसोबार्स, इसी को आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, जो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वैक्सीनेशन इज नेसेसरी, टीकाकरण क्यों जरूरी है, ठीक है, टीकाकरण क्यों आवश्यक है। आइए जानते हैं वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। Vaccines reduce risk of getting a disease by working with your body's natural defenses to